पढ़ाई से प्रतियोगिता तक जूनियर स्तर। आज की हमारी वीडियो जवाहर नवोदय विद्यालय के अंग्रेजी पेपर से संबंधित है, जिसमें कंप्रीहेंशन और प्रीपोजिशन इन दो टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे। कंप्रीहेंशन एक पैसेज होता है जो कि गद्य और पद्य के रूप में हो सकता है या पोइट्री और प्रोज के रूप में हम कह सकते हैं हो सकता है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए होते हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर हम जो पैराग्राफ में पढ़ रहे होते हैं उसकी समझ के आधार पर देते हैं। तो आज का कंप्रीहेंशन हम स्टार्ट करते हैं। नेपाल लाइज बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत अमंग द हिमालयन माउंटेन्स। हिमालय के जो पर्वत हैं उनके बीच में, भारत और तिब्बत के बीच में नेपाल स्थित है। द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट इज इन नेपाल। और दुनिया का जो सबसे बड़ा माउंटेन है वो माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में है। एंड देयर आर सेवरल माउंटेन्स नियरली एज हाई। और इसके आसपास जो पर्वत हैं वो भी लगभग इतने ही ऊंचे हैं, लेकिन ये सबसे ऊंचा पर्वत है, इसलिए इसे विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कहा जाता है। When mountaineers try to climb a Mount Everest, they take the help of Sherpas। और जब पर्वतारोही पर्वत पर चढ़ने की प्रयास करते हैं, पार करने की कोशिश करते हैं, तो वो पर्वतारोही को जो गाइड करता है, जिसे हम बोलते हैं शेरपा की मदद लेते हैं। और ये लोग द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हार्डी पीपल हु लिव इन दिस माउंटेन्स। ये लोग बहुत ही मजबूत होते हैं, दृढ़ शक्ति वाली होते हैं, जो कि इन माउंटेन्स पर रहते हैं। ये लोग टू कैरी हैवी लोड्स एंड एक्ट एज गाइड्स। और शेरपा को हम कह सकते हैं कि वो हमारे गाइड होते हैं और हमारा भारी सामान उठाते हैं। अ लॉन्ग टाइम एगो द शेरपा क्रॉस्ड ओवर द माउंटेन्स फ्रॉम तिब्बत एंड मेड सम होम्स अलोंग द साउदर्न स्लोप्स ऑफ द हिमालयाज इन नेपाल। पुराने समय में ये शेरपास माउंटेन को क्रॉस करके तिब्बत की तरफ चले गए थे। उन्होंने वहाँ पर अपने छोटे घर बनाए, वहाँ पर रहना शुरू किया। सम शेरपा फैमिलीज हैव 3 हाउसेज। कुछ शेरपा फैमिलीज के 3 घर होते हैं। 1 हाउस इन द लोअर हिल्स। एक घर होता है उनका छोटी पहाड़ियों पर, पहाड़ी पर नीचे की साइड पर। 1 अ लिटिल हायर। और दूसरा घर होता है पहाड़ी पर थोड़ी ऊंचाई पर। एंड 1 फर्दर अप। और जो उनका तीसरा घर होता है वो और ऊंचाई पर होता है। द हाउसेज आर इन स्मॉल विलेज ग्रुप्स ऑफ अबाउट 40 और 50। ये घर जो बने होते हैं ये एक छोटे से विलेज के रूप में होते हैं, और उस विलेज में लगभग 40 और 50 लोग के ही घर होते हैं। अराउंड ईच ग्रुप ऑफ हाउसेज देयर आर कल्टिवेटेड फील्ड्स यूजुअली built in the shape of terraces right up the hillsides। और ये जो हाउसेस होते हैं ये छत की तरीके से पहाड़ियों पर बने होते हैं। और इन पहाड़ियों पर बने घरों में फील्ड्स भी होती हैं, मतलब खेत भी होते हैं। इन द हाईएस्ट फील्ड्स द शेरपास ग्रो पोटैटोज। जो सबसे ऊंचे खेत होते हैं उन पर शेरपा आलू उगाते हैं। इन द लोअर फील्ड्स नीचे वाली खेतों में दे ग्रो बार्ले। वो जौ उगाते हैं, शलजम और अदरक उगाते हैं, और दूसरी वेजिटेबल्स भी उगाते हैं। दे आल्सो ग्रेज देयर याक्स ऑन द हायर माउंटेन स्लोप्स इन द समर। गर्मियों में ये अपने पालतू जानवर जो कि याक होता है उसको चराने के लिए ले जाते हैं। एंड ऑन द लोअर स्लोप्स इन द विंटर। और जब सर्दियाँ आ जाती हैं तो ये लोअर स्लोप्स जो निचले ढलान होते हैं उस पर ही अपने याक पालतू जानवर को चरा लेते हैं। याक आर वेरी हार्डी लार्ज कैटल एंड थिक हेयरी ब्लैकिश ब्राउन कोट्स एंड लॉन्ग हॉर्न्स। जो याक होता है आपने भी देखा होगा फिल्मों वगैरह में, ये बहुत ही हार्डी स्ट्रॉन्ग टाइप का बड़ा सा पालतू जानवर होता है, जिसके बाल काले होते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि ये कोट पहने हुए हो। इसकी सींग बड़ी होती हैं। द शेरपा यूज देम फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग दे नीड। और जो शेरपास होते हैं वो हर चीज़ में इन याक्स का ही प्रयोग करते हैं। दे राइड देम, पिलो विद देम एंड यूज देम टू कैरी देयर गुड्स। जैसे कि हम अपने यहाँ बैल का प्रयोग करते हैं, इसी तरीके से ये खेती करने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए और अपना सामान इधर से उधर ले जाने के लिए याक का प्रयोग करते हैं। द हेयरी वूल ऑफ दीज एनिमल्स इज मेड इनटू क्लॉथ एंड देयर स्किन्स इनटू लेदर बूट्स एंड टेंट्स।
जो इनकी भारी ऊन होती है याक जानवर की, उससे कपड़े बनते हैं, और उनकी जो खाल होती है उससे लेदर बूट्स बनते हैं, जूते बनते हैं लेदर के, और टेंट बनते हैं। द याक आल्सो प्रोवाइड मिल्क, फैट एंड मीट। जो याक है वो दूध भी देता है, उससे चर्बी भी प्राप्त होती है और गोश्त मांस भी प्राप्त होता है। देयर डंक इज ड्राइड एंड यूज्ड एज फ्यूल इंस्टेड ऑफ वुड और कोल। और इनका जो गोबर होता है उसका प्रयोग ये जलाने के लिए प्रयोग करते हैं, तब इन्हें लकड़ी और कोयले की आवश्यकता नहीं होती। अब हम इस कम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस के आंसर जानने की कोशिश करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिचुएशन इन नेपाल? नेपाल की स्थिति क्या है? बिटवीन एवरेस्ट माउंटेन एंड तिब्बत, ये तिब्बत और माउंटेन एवरेस्ट माउंटेन के बीच में है। बिटवीन तिब्बत एंड इंडिया, ये इंडिया और तिब्बत के बीच में है। बिटवीन तिब्बत एंड हिमालयाज, ये हिमालय और तिब्बत के बीच में है। या फिर बिटवीन तिब्बत एंड माउंट एवरेस्ट, ये माउंट एवरेस्ट और तिब्बत के बीच में है। तो इसका आंसर पहली ही लाइन में दिया है, नेपाल लाइज बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत। नेपाल इंडिया और तिब्बत के बीच में स्थित है, तो हमारा आंसर नंबर बी सही है। शर्पाज आर नॉट नन फॉर, शर्पाज किसके लिए नहीं जाने जाते, मतलब शर्पाज की क्या विशेषता नहीं है? देयर इज स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, वो अपनी शक्ति और अपनी मजबूती के लिए नहीं जाने जाते। फॉर कनिंगनेस, अपनी चालाकी के लिए फेमस नहीं है। दे आर कैरिंग हैवी गुड्स, वो भारी सामान नहीं लेकर चलते। और वो एक्टिंग एज गाइड्स, या वो हमारे मार्गदर्शक, हमें मार्ग दिखाने वाले के रूप में कार्य नहीं करते। तो इसका आंसर है बी, वो अपनी चालाकी के लिए नहीं जाने जाते, मतलब उनकी विशेषता चालाकी नहीं है, बाकी वो तीनों काम करते हैं। इसका मतलब हमारा आंसर बी वाला सही है। वेयर डू द शर्पा हैव देयर हाउसेज, शर्पा के घर कहाँ होते हैं? ऑन द लोअर हिल्स, निचली पहाड़ियों पर। ऑन अ लिटिल हायर, थोड़ी ऊंची पहाड़ियों पर। अनदर अ लिटिल हायर अप, या और ऊंची पहाड़ियों पर। तो जैसा कि हमने इस कम्प्रीहेंशन में पढ़ा था, इन तीनों जगहों पर वो अपने घर बनाते हैं, 3 तरीके के घर बनाते हैं। तो हमारा आंसर डी सही है, ऑल द अबव 3, जो तीनों तरीके के घर हैं वो बनाते हैं। तो आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दीज थिंग्स शर्पास डू नॉट ग्रो ऑन द लोअर फील्ड्स, शर्पा जो हैं वो खेतों लोअर फील्ड्स में, मतलब निचली वाले खेतों में ये चीज़ नहीं उगाते। पोटैटोज, आलू, टर्निप और गार्लिक। अदर वेजिटेबल्स, दूसरी सब्जियां, और बार्ले। तो इन चारों में से शर्पास जो लोअर फील्ड्स में नहीं उगाते हैं वो हैं पोटैटोज। पोटैटोज वो उगाते हैं वेस्ट फील्ड्स में उगाते हैं, इसलिए हमारा आंसर ए सही है। अब बारी आती है हमारी प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन क्या होती है? प्रीपोजिशन होती है कि किसी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन दोनों आए हुए हैं, और उन दोनों के बीच में हम नाउन और प्रोनाउन के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे हमारा सेंटेंस है, ही इज़ गोइंग टू कानपुर, इसमें ही हमारा प्रोनाउन है और कानपुर हमारा नाउन। इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए शब्द प्रयोग किया गया है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के अलावा टू हमारा प्रीपोजिशन है। अब ऐसे ही है ऑफ, विद, अप, इन, इनटू, ये सारे प्रीपोजिशंस हैं जो अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग तरीके से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे टू का प्रयोग हम डायरेक्शन के लिए करते हैं, डायरेक्शन में दिशा बताने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। वाक्य में टू का प्रयोग जब आया है तो इसका मतलब ये होगा कि किसी दिशा की तरफ ले जाया जा रहा है या बंदा खुद उस तरफ जा रहा है। जैसा कि अब ये हमारा ऊपर वाला सेंटेंस था, ही इज़ गोइंग टू कानपुर, वो कानपुर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ डायरेक्शन दिखाया जा रहा है कि ही कानपुर की तरफ जा रहा है, इसलिए यहाँ टू का प्रयोग किया है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर, जो हमारा क्वेश्चन है 5th, इट इज़ हॉट नून। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एट, फ्रॉम, ऑन और इन। एट का अर्थ होता है पर, फ्रॉम का अर्थ होता है से, ऑन का अर्थ होता है पर, और इन का अर्थ होता है मैं। हम अगर अपने क्वेश्चन की हिंदी निकाली, दोपहर गरम है,
जो आज की दोपहर है वो गर्म है, तो गर्मी कब पड़ रही है? एट नून में। इसका आंसर एट है। 6 क्वेश्चन पर आते हैं। बोतल इज मेड प्लास्टिक। बोतल किस से बनी हुई है? प्लास्टिक से। यहाँ किससे के लिए जो आंसर निकल कर आ रहा है वो है ऑफ। बोतल इज मेड ऑफ प्लास्टिक, क्योंकि फ्रॉम का अर्थ होता है से, जो आने जाने के लिए प्रयोग होता है कि वो वहाँ से वहाँ जा रहा है। तो यहाँ पर फ्रॉम नहीं आएगा। विद का अर्थ होता है साथ, किसी के साथ जाना, तो वहाँ पर हम विद का प्रयोग भी नहीं करेंगे। और बाय का प्रयोग होता है द्वारा। द्वारा भी यहाँ सही नहीं लग रहा है, जबकि हमारा आंसर बी ऑफ बिल्कुल सही फिट हो रहा है और प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग हम यहाँ करेंगे। बोतल इज मेड ऑफ प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई लाइक टू राइट अ पेंसिल। मुझे पेंसिल से लिखना पसंद है। अब यहाँ पर से का प्रयोग किसी चीज़ के साथ हम विद लगाते हैं, किसी चीज़ का हम प्रयोग कर रहे हैं तो हम उसके लिए विद लगाएंगे। विद मीन्स साथ, बाय मीन्स होता है द्वारा, और फ्रॉम होता है से, ऑफ होता है का। तो यहाँ हमारी सुटेबल प्रीपोजिशन है विद। आई लाइक टू राइट विद अ पेंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रॉकेट गोज द स्काई। रॉकेट जाता है आसमान में, तो आसमान हमारा कहाँ है? ऊपर। ऊपर के लिए हम अप प्रयोग करते हैं। चलिए इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑन, ऑन मीन्स होता है पर, किसी चीज़ के ऊपर रखा हो तब हम ऑन प्रयोग करेंगे। टेबल के ऊपर है, ऑन द टेबल। बेड के ऊपर है, ऑन द बेड। तो अगर और हम अब अपॉन देखें तो अपॉन होता है क्रिया करके किसी वस्तु के ऊपर जाना। क्रिया करके किसी वस्तु के ऊपर जाना, जैसे बिल्ली कूद कर टेबल पर गई, अपॉन द टेबल। अब पर, यहाँ हमारा सबसे सुटेबल प्रीपोजिशन है अप। आसमान में, आसमान की तरफ गया, अप ऊंचाई की तरफ गया। तो आसमान ऊंचा है और अप मीन्स भी ऊपर होता है। तो रॉकेट गोज अप द स्काई। आई प्रेफर टू रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आई प्रेफर टू रीड द लाइब्रेरी। मुझे लाइब्रेरी में पढ़ना पसंद है। यहाँ मैं की जो हिंदी निकल कर आ रही है, मैं का अर्थ है इन। मैं के लिए हम इन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी इन सही है। आई प्रेफर टू रीड इन द लाइब्रेरी। एट मीन्स होता है पर। जो ऑप्शन सी है फ्रॉम से, किसी स्थान से दूसरे स्थान, तो से। टू का अर्थ हमने बताया था कि ये डायरेक्शन के लिए यूज़ होता है, स्थिति या दिशा बताने के लिए यूज़ होता है, तो ये यहाँ नहीं आएगा। इसका मतलब है हमारा ऑप्शन बी सही है, इन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहित वाज बॉर्न एग्जैक्टली 3 AM। जो रोहित था वो ठीक 3 बजे पैदा हुआ था। यहाँ पर टाइम एग्जैक्टली टाइम की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम एट लगाएंगे, क्योंकि ऑन का प्रयोग वस्तु की स्थिति को बताता है पर के लिए। इन किसी इंसान या वस्तु की स्थिति को बताता है किसी चीज़ के अंदर के लिए। और टू दिशा को बताता है। यहाँ पर हमारा समय की स्थिति जो बताता है वो बताता है एट। तो हम यहाँ एट का प्रयोग करेंगे। हमारा ऑप्शन ए सही है। रोहित वाज बॉर्न एट एग्जैक्टली 3 AM। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई वाज बॉर्न जुलाई 4, 2012। ऑप्शंस हैं एट, स्थिति बता रहा है, इन मैं को बता रहा है किसी चीज़ के अंदर, जैसे बॉक्स, पेन इज़ इन द बॉक्स, पेन बॉक्स के अंदर है। आई एम इन द रूम, मैं कमरे के अंदर हूँ, तो ये स्थिति बता रहा है हमारी, हम किसी चीज़ के अंदर हैं। अपॉन पर हम हिंदी निकालने का प्रयास करते हैं। आई वॉज बॉर्न, मैं पैदा हुआ था, ऑन जुलाई 4 जुलाई पर 2012। जब किसी पर्टिकुलर मंथ का नाम आ रहा है तो हम वहाँ समय की स्थिति को लगाते हुए ऑन लगाएंगे। आई वॉज बॉर्न ऑन जुलाई 4, 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही स्वैम द पूल।
वो तालाब में तैरा। अब वो तालाब में तैरा तो पानी को पार करके ही तैरा होगा, तो पार करने के लिए हम लगाते हैं अक्रॉस। फ्रॉम, यहाँ से वहाँ तक तैरा, ये सही नहीं लग रहा, पानी को पार करके तैरा, तो अक्रॉस लगाएंगे हम। यहाँ हमारा ऑप्शन सी अक्रॉस सही है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, टेक योर सिस्टर यू। इसमें कौन सा आंसर आएगा? फ्रॉम, से, विद, साथ, टू दिशा को बताता है, बाय द्वारा, किसी चीज़ के द्वारा। तो यहाँ हम साथ का प्रयोग करेंगे, भाई बहन साथ साथ गए, ब्रदर एंड सिस्टर। टेक योर सिस्टर, अपनी बहन को अपने साथ ले जाओ, साथ के लिए हम विद का प्रयोग करेंगे। वी विल मीट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वी विल मीट द एयरपोर्ट। हम एयरपोर्ट पर मिलेंगे, यहाँ पर की बात हो रही है, यहाँ हम एट लगाएंगे। अभी जैसा कि पहले बताया, ऑन मीन्स पर, मगर किसी चीज़ के ऊपर, अपॉन किसी चीज़ के ऊपर क्रिया करके, इन किसी चीज़ के अंदर। यहाँ हमारा मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन है एट। हम एयरपोर्ट पर मिलेंगे, एट द एयरपोर्ट। ये किसी जगह की स्थिति के लिए भी एट का प्रयोग हम करते हैं। जेम्स, और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जेम्स वेंट द रूम। अभी तक हम बात कर रहे थे इन, किसी चीज़ के अंदर, किसी चीज़ के अंदर, तो उसके लिए हम इन का प्रयोग कर रहे थे। आई एम इन द रूम, मैं कमरे के अंदर हूँ। द पेन इज़ इन द बॉक्स, पेन बॉक्स के अंदर है। या द कैट इज़ इन द बॉक्स, बिल्ली बॉक्स के अंदर है। अब यहाँ वही बात आई, जेम्स वेंट द रूम, जेम्स कमरे के अंदर गया, मगर यहाँ कमरे के अंदर वो क्रिया करके गया, चल कर गया। वेंट चल कर गया, तो यहाँ पर जहाँ पर क्रिया करके कोई अंदर जाता है तो हम वहाँ लगाते हैं इनटू। वहाँ हम इनका प्रयोग नहीं करेंगे, हम इनटू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि क्रिया करके किसी चीज़ के अंदर जाना और किसी चीज़ के अंदर होना, दोनों में अंतर है। तो जब हम क्रिया करके किसी रूम के अंदर जाएंगे तो हम वहाँ पर इनटू का प्रयोग करेंगे। हमारे क्वेश्चन नंबर 15 का जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही है कि जेम्स रूम में क्रिया करके अंदर गया, तो जेम्स वेंट इनटू द रूम। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और हमारी कॉन्सेप्ट, कंप्रीहेंशन और प्रीपोजिशन क्लियर हुई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।